वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ रहे थे। लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने प्रोनाउन चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रूल नंबर 155 कहता है दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स। हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने वाट का वाट तो अभी नहीं पढ़ा है, वाट तो आज पढ़ेंगे। ओके, हमने हु पढ़ा था, विच पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे दैट को। तो दैट को कह रहा है दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा हु का यूज़ हम सिर्फ पर्सन्स के लिए करते हैं, विच का यूज़ हम सिंगुलर प्लूरल एंटीसीडेंट के लिए कर सकते हैं, और हम उनको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही दैट का यूज़ ना हम पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इट में रिफर टू ए सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। अब इसका भी यूज़ ना हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यानी कि इनके पहले जो एंटीसीडेंट आएगा वो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इसको सिंगुलर या प्लूरल एक ही चीज़ होना चाहिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, दैट हैज़ नो जेनेटिव केस। ध्यान रखेंगे कि इसका जेनेटिव केस नहीं होता है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड इट इज़ नेवर यूज्ड विद द प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग। इसके पहले प्रीसीडिंग यानी पहले, पूर्ववर्ती पहले प्रीपोजिशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कब? दैट जब यूज़ होगा ना सेंटेंस में, उसके जस्ट पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ कतई नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा, अगर सेंटेंस की नीड होगी, तो प्रीपोजिशन को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। और अगर सेंटेंस की नीड होगी कि प्रीपोजिशन को हमें सेंटर में ही रखना है, तो हम ऑफ के बाद में दैट का यूज़ करेंगे ही नहीं। उसको हम चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज किसके थ्रू? जैसे विच कर सकते हैं, हु कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी सेंटेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे, इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें थी तो ध्यान रखेंगे। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ओके, फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, बहुत अच्छा, बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। दिस इज द बॉय, जो बॉय है एंटीसीडेंट है, उसके बाद दैट आया है, सिंगुलर बॉय के लिए आया हुआ है दैट। ठीक है, और देखिए दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन लगाने की नीड थी, लेकिन हमने यहाँ पे बॉय के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया, चूंकि दैट था इसलिए लास्ट में किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। अब देखिए, ये भी सेम सेंटेंस है, हाउस लिखा है, हाउस को डिफाइन करने का काम दैट कर रहा है, और लिव्स के बाद में जो इन आया है प्रीपोजिशन, चाहते तो हम यहाँ पे WH वर्ड का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको लगा करके हम इन का यूज़ कर सकते थे, इन विच कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इन दैट नहीं कर सकते, इस वजह से दैट लगा करके हमने प्रीपोजिशन लास्ट में कर दिया। नेक्स्ट, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। तो अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। अब हेड के लिए आया है दैट, ठीक है, जो सिंगुलर आया हुआ है, और इसमें भी ना सब्जेक्ट एग्रीमेंट का ध्यान हमें रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब का। कैसे? कि जैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है उस हिसाब से आने वाली वर्ब होगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अगर आप लोग TGT के प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो लाइन लिखी है ना, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, ये कौन से प्ले की है? ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है। ओके, फिलहाल जब हम उनका डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे। अभी चलते हैं अपनी टॉपिक पे। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। वॉच के लिए दैट आया है, बिल्कुल ईजी है। थ्राइस इज ही आर्म्ड दैट हैड हिज क्वारल जस्ट। आर्म्ड के लिए दैट जी नहीं, आर्म के लिए तो नहीं आया है, दैट आया है थ्राइस के लिए। ठीक है, ओके, अच्छा, एंटीसीडेंट तो वैसे कोशिश में ये रहता है कि वो हमेशा अपने रिलेटिव प्रोनाउन के पास ही हो, जितना हो सकता है संभवतः हम उसको पास ही रखते हैं। लेकिन इन सम केसेस समटाइम्स क्या होता है ना, एंटीसीडेंट थोड़ा दूर भी हो सकता है, तो हम रिलेट करके चलेंगे, इस चीज़ को गलत नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट, ए सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी, जस्ट अ मिनट, हाँ, ए सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिट। तो सिटी के लिए दैट आया है, बिल्कुल करेक्ट है। ही दैट इज नॉट विद मी, ही इज अगेंस्ट मी। तो यहाँ पे दैट आया ही के लिए, करेक्ट है। हैप्पी इज द मैन दैट फाइंड विजडम। तो मैन आया हुआ है दैट के लिए। अच्छा,
समटाइम्स ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो है हम आगे पीछे भी कर सकते हैं किसी किसी केसेस में। ये चीज़ मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में रेन मार्टिन के चैप्टर में पढ़ाई, अगर आपको वहाँ पे कंफर्म करनी है वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो जाता है। ही दैट इज ग्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी, तो दैट आया है ही के लिए, ही के हिसाब से इज आया है, बिल्कुल करेक्ट है। द क्राउड दैट गैदर्ड चीयर्ड हिम टू बी दैट इको, द क्राउड के लिए दैट आया हुआ है, ठीक है। क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन है, वैसे कहें तो कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन से ज़्यादा तो कलेक्टिव ही ऑप्शन में आएगा, वो ही पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु दैट हैज़ met him can escape his influence, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो WH वाले वर्ड्स होते हैं ना सेंटेंस में, अगर वो इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव नहीं भी होता है, वैसे मोस्टली इंट्रोगेटिव ही होता है, तो इस टाइप का जो WH वाले वर्ड्स होते हैं ना, अगर सेंटेंस में होते हैं तो उनके बाद में अगर नीड पड़ती है हमें रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करने की, तो वहाँ पे हम दैट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रूल है, भी आगे आएगा, वो हम वहाँ से भी कोरिलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हमने उसको देख लिया है सेकेंड में। नेक्स्ट, ऑल दैट आई सेड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, ऑल के लिए यहाँ पे दैट आया हुआ है, ठीक है। अभी आगे इसका भी एक रूल आएगा कि जहाँ पे ऑल आता है वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई इवर हर्ड, ओके, तो मोस्ट इलोक्वेंट यहाँ पे आया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम दैट का यूज़ करते हैं। अभी ये भी रूल हमारे सामने एक्सपेंड होने वाला है आगे वीडियो में, ओके, ध्यान रखेंगे। It will be noticed that the relative pronoun that is used only in defining classes that restricted, limit or define the antecedent. तो यहाँ पे हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिट लगाते हैं या डिफाइन करते हैं एंटीसीडेंट को, ठीक है। देखिए मैं जल्दी पढ़ दे रही हूँ जिससे कि वीडियो आपका काफ़ी लेंदी ना हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ रूल के थ्रू, अब उसको रोक करके पॉज करके हिंदी मीनिंग निकाल करके सेंस समझना आपका काम है, ठीक है, क्योंकि मैं ही अगर आपको रूल समझाऊंगी तो मुझे लगता है जो बुक है हमारी वो कभी कंप्लीट ही नहीं होने वाली, ओके, और हमें बहुत सारी बुक्स को भी पढ़ना है, आपके सामने वीडियोस के थ्रू लेकर आना है, ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। That may be used as an adverbial accusative on which, in which, at which, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि जहाँ पे ना हमें एक्यूजिटिव केस में जब ऑन विच का यूज़ करना हो, इन विच का यूज़ करना हो, एट विच का यूज़ करना हो, इन्हीं की जगह पे हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर हम कहें आई रिमेंबर द डे दैट ही कम, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे विच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन विच यानी डे के लिए आ रहा है, ठीक है। अब उसकी जगह पे अगर विच ना लगाएं तो हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी अभी बताया था कि जहाँ पे विच आता है ना उसके पहले हम प्रीसीडिंग में हम ले सकते हैं प्रीपोजिशन को, लेकिन दैट के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं ले सकते हैं। सेम वही केस है, जब दैट आता है तो वो प्रीपोजिशन को हजम कर जाता है, हाँ जी, कहे कि नहीं आता है। ऑन द डे दैट दाउ ईटेस्ट देयर ऑफ दाउ शाल्ट श्योरली डे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दैट है यहाँ पे ऑन द डे, तो यहाँ पे विच का यूज़ होना चाहिए या नहीं है तो फिर उसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, as the relative pronoun that has a restrictive force, it sometimes become unsuitable as the substitute for who or which, thus it cannot say my father that is schoolmaster is 50 years old, I must say my father who is schoolmaster is 50 years old। अच्छा, ठीक है, तो कॉमा लगा करके भी हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कॉमा का जब हम यूज़ करते हैं ना तो WH वर्ड्स के साथ में करते हैं तब वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाती है, ठीक है, लेकिन अगर बिना कॉमा के हम ये यूज़ करना होता है तो हम दैट का यूज़ करेंगे, ओके, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये बिल्कुल वही रूल है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो भाई है हु हैज़ गॉन टू अफ्रीका, ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कई भाई हैं या सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से कॉमा लगा के बनाया गया था तो फिर उसका एक ही भाई है जो कि अमेरिका गया है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हम वहाँ से कोरिलेट कर लेंगे, लास्ट वीडियो में जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए उसको। नेक्स्ट, बट इफ़ इट हैपन टू मोर वन सिस्टर इट कैन से माई सिस्टर दैट हैज़ अडॉप्टेड बाई माई अंकल इज़ इल। ये वही चीज़ है जो चीज़ मैं आपको इंग्लिश में समझाने का हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो चीज़ इंग्लिश में लिखी है, ओके। अब देखिए एग्जाम पॉइंट से अब इंपॉर्टेंट देखिए, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और विच, ठीक है, जहाँ पे हम हु विच का यूज़ करना चाहें उसके जगह पे हम दैट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि किसी सेंटेंस में
एडजेक्टिव आया हुआ हो और वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो। कैसा एडजेक्टिव हो? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो उसके बाद में आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट ही होगा। ठीक है, कैसे? जैसे ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट, तो मोस्ट आया क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद में दैट का यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, अब यहाँ हु विच को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये हमको बांध रहा है इस रूल में कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, वहाँ पे हमें दैट का यूज़ करना है। नेक्स्ट, द वाइसेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। वाइसेस्ट आया है मैन के पहले, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ कर रहे हैं। दैट इज दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। बेस्ट आया हुआ इसलिए हम यहाँ पे दैट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, ये टाइप का सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर आ सकते एग्जाम में। यानी किसी सेंटेंस में अगर ऑल आया हो, सेम आया हो, एनी आया हो, नन आया हो, नथिंग आया हो या द ओनली आया हो, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत हमें लगती है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हु विच का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पे ऑल आया था इसलिए यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा दिया। ही इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन, तो यहाँ पे द सेम आया था सेंटेंस में इसलिए यहाँ पे दैट लगा दिया। ही इज़ ओनली डंक इज़ दैट ब्रेज, तो ओनली आया था इसलिए हमने दैट लगा दिया। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, अब यहाँ पे नथिंग था इसलिए हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, अब यहाँ पे ओनली आया था इसलिए हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। ओके, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे इस चीज़ को। आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे अभी लास्ट स्टार्टिंग में जब वीडियो चल रहा था मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल समझाया कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, यानी WH वाले वर्ड्स होते हैं, उनके बाद में जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है तो हम दैट का यूज़ करते हैं, ना कि विच का, हु का। जैसे हु दैट सा हर डिड नॉट पिटी हर, तो हु के बाद में दैट आ रहा है। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हु के साथ में यहाँ पे हमने दैट लगा दिया। दैट व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, अब यहाँ पे व्हाट आ रहा था इसलिए हमने दैट लगा दिया। व्हाट इज़ देयर दैट आई नो, आई डू नॉट नो, फिर व्हाट आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। जी, तो ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान करके चलेंगे, एग्जाम में आता है। आफ्टर टू एंटीसीडेंट, वन डिनोटिंग ए पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और आ थिंक, यानी कि इस केस में भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं जब दो सब्जेक्ट हो और दो सब्जेक्ट में एक पर्सन हो, दूसरा जानवर हो सकता है या थिंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें जब, तो हम वहाँ पे दैट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, द बॉय एंड द डॉग दैट हैज़ ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस वेयर टर्न्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द बॉय था, द डॉग था, इसलिए यहाँ पर मैं दैट का यूज़ कर लिया। ठीक है, आने वाली वर्ब यहाँ पे क्या होगी? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, यानी दो सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से प्लूरल होगी, लेकिन दैट लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दैट लगा है तो हम दैट के हिसाब से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव मान लें, उसके बाद में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लें। ठीक है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट रिफर्स टू थिंग्स ओनली। अब देखिए दैट यहाँ पे फिनिश हो गया, अब हमको पढ़ना है व्हाट का यूज़। व्हाट जो होता है ना, जब वो सेंटेंस में जो व्हाट होता है वो एंटीसीडेंट नहीं लेता है। ठीक है, ये सिर्फ थिंग्स के लिए आता है व्हाट। ठीक है, इट इज़ यूज विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड एज इज एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच फॉर द थिंग विच। कहने का मतलब ये है कि जो विच वर्ड होता है ना, व्हाट वर्ड जो होता है ना, ये एंटीसीडेंट नहीं लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सेंटेंस में आ रहा है ना, अब यहाँ पे ये व्हाट जो आ रहा है ना, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ही कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखिएगा आपको कहीं भी आपको यहाँ सेंटेंस की समाप्ति पर कहीं भी हमको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर। अब वॉट का मतलब यहाँ पे दैट विच है। आई सी वॉट आई मीन, अब यहाँ पे वॉट देखिए, इसके पहले कहीं आपको एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप सोचें कि वॉट के पहले से तो लिखा हुआ है, लेकिन तो ये भी देखें ना कि से तो वर्ब है हमारा, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। टी मीन्स वॉट आई सी, तो यहाँ पे भी एंटीसीडेंट नहीं है। वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, ये मैकबेथ की लाइन है, आप जान रहे हैं जो TGT पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वॉट लिखा है यहाँ पे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है आपका। वॉट मैन हैज़ डन, मैन कैन डू, यहाँ पे भी वॉट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। वॉट इज़ वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। ठीक है, वॉट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। गिव केयरफुल हीड टू वॉट आई से, और वॉट भी यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। वॉट आई हैव रिटन जो मैंने लिखा है
वॉट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है. ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर. वॉट यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. ओके, नेक्स्ट. ओके, it will be noticed that what is used and nominative and accusative सिंगुलर ओनली. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो वॉट होता है ना वो हमारा नॉमिनेटिव केस में भी हो सकता है और एक्यूजिटिव केस में भी हो सकता है. ठीक है, नॉमिनेटिव केस का, सब्जेक्टिव केस का, एक्यूजिटिव केस का या ऑब्जेक्टिव केस का, सेम चीज़ है. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक्यूजिटिव केस में, नॉमिनेटिव केस दोनों में यूज़ हो सकता है, वॉट का यूज़ कर सकते हैं हम. और एक चीज़ और, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर ही माना जाएगा. ठीक है, प्लूरल नहीं मान सकते, क्योंकि जो ये वॉट होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव और एक्यूजिटिव केस में हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा. नेक्स्ट. In older English, the word as we use as relative pronoun such as. अच्छा, अब हम यहाँ पर देखिए वर्ड का यूज़ पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एज का यूज़. टीयर्स सच एज, एंगल्स वीप, वर्ड्स फोर्थ. अच्छा, अब सच जहाँ पे आया रहेगा ना वहाँ पे हमें एज का ही यूज़ करना है. ठीक है, समटाइम दैट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है ना कि सच के साथ में हमें दैट का यूज़ करना पड़ता है. सच मैंगोज आर नॉट, These mangoes are not such as I bought yesterday. सच के साथ में हमेशा as का यूज़ ही करते हैं हम. ठीक है, जनरल केस में. He is a man as I honor. अब देखिए यहाँ पे सच आया था इसलिए as का यूज़ है. I have never had such a time as the present. सच था तो as का यूज़ कर लिया गया. His answer was such as I expected to him. ठीक है, अच्छा, सच के बाद as जो आएगा ना यहाँ पे इसका मतलब आएगा कि जो, की का सेंस नहीं देगा यहाँ पे. ठीक है, एडजेक्टिव क्लास तो बना रहा है ये, लेकिन यहाँ पे ये जो का सेंस दे रहा है. ठीक है, की का सेंस नहीं देगा. और जब दैट आएगा ना सच के बाद, समटाइम्स आता है, वो हम अभी पीछे पढ़ेंगे, दैट का सेंस देगा तो की आएगा. ठीक है, द वर्ड कैन बी यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द सेम. ठीक है, अब देखिए सेम भी जहाँ रहेगा ना उसके बाद हम एज का यूज़ कर सकते हैं, यानी सच के बाद में या सेम के बाद में हम एज का यूज़ करते हैं. ठीक है, the word as can be relative pronoun after same as, the trouble is the same as yours. same word था इसलिए as का यूज़ कर लिया गया. this is not the same as that, यहाँ पे same था इसलिए as का यूज़ कर लिया गया. but I prayed with the same bad that you did. अब देखिए यहाँ पे that आ गया है कि, यहाँ पे की का सेंस देगा ये. ठीक है, I played with the same that, मैंने उसी बैट जी 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 ठीक है, तो सेम के साथ में ना यहाँ पे दैट का यूज़ होगा. ये जब डिफाइनिंग क्लास होती है ना तब आ जाता है, नॉन डिफाइनिंग होता है दैट आता है. ठीक है, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को हमें. जी, अब देखिए, अच्छा, सेम जो होता है ना, सेम एज यूजुअली मीन्स ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, सेम का मतलब होता है कि एक ही जैसी चीज़ें, और सेम दैट का मतलब होता है वन एंड द सेम, एक और दूसरी चीज़. ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे. द वर्ड एज इज आल्सो यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन. आपको मेन बात जो बताना तो जो एग्जाम में फोकस करने वाली है वो ये है कि जो वर्ड सेम होता है ना वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम करता है और ये एडजेक्टिव को फॉलो करता है. ठीक है, एज आई कलेक्टेड मैनी स्पेसिफिकेशंस एज आई कुड फाइंड्स. अब देखिए एज के पहले एंटीसीडेंट आया हुआ है स्पेसिमेन से. ठीक है, ध्यान रखेंगे. और जो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं ना आपके कि जैसे एज का यूज़ होता है, फर्स्ट वाला एज जो होता है ना ये एडवर्ब होता है, पीछे वाला रिलेटिव प्रोनाउन होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट, इन ओल्डर इंग्लिश द वर्ड बट वॉज यूज इन ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर ए नेगेटिव. आफ्टर ए नेगेटिव इट ऑफन हैड द फोर्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे कि बट का यूज़ भी ना हम रिलेटिव प्रोनाउन की जैसे कर सकते हैं, ये लेकिन निगेटिव सेंस में यूज़ होता है. ठीक है, बट का मतलब होता है हु डू नॉट, हु डज नॉट, या वैसे तो जब ये जो है इसके पहले एंटीसीडेंट आएगा उसके बाद बट का यूज़ होगा. ठीक है, तो जैसे बट का मीनिंग जब ऐसे सेंटेंस में लिखा होगा ना तो उसका मतलब ऐसे होगा. जैसे सेंटेंस पढ़िए, पीछे एक्सप्लेनेशन लिखिए. देयर इज़ नन बट हु एग्री विद मी. बट मतलब जो, यहाँ पे बट विल एग्री, हु विल नॉट एग्री, जो मुझसे एग्री नहीं करेगा. ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे एग्री नहीं करेगा. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस होगा. देयर इज़ नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायणा. कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो रामायणा की स्टोरी नहीं जानता होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हु, बट यहाँ पे जब आएगा ना उसका मतलब होगा हु डज नॉट, हु विल नॉट. ठीक, ये समझाने का प्रयास मैं आपको कर रही थी. देयर इज़ नो मैन बट विशेस टू लीव. तो यहाँ पे बट आ रहा है तो कह रहा है कि बट का मतलब यहाँ पे होगा हु डज नॉट. ठीक है, देयर इज़ नो रोज बट हैज़ सम थॉर्न, यानी कि विच हैज़ नो, यानी कि कोई ऐसा रोज़ नहीं जिसमें कांटे नहीं होते. ठीक है,
देर इज स्कार्सली ए चाइल्ड बट लाइक्स कैंडी, यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं चाहेगा, जो नहीं चाहता है, हु डज नॉट, ठीक है, हु डज नॉट लाइक कैंडी। देर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी हु डज नॉट का सेंस दे रहा है। इट विल बी सीन दैट प्रोनाउन बट इज हेयर इक्विवेलेंट टू हु, नॉट, विच नॉट, ठीक है। तो मेरे समझाने का ये मतलब था कि बट का भी यूज़ ना हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कर सकते हैं, और बट का लिखा ज़रूर होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसका सेंस जो जाएगा ना वो नेगेटिव सेंटेंस का जाएगा। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी। तो ओके, आज की वीडियो फिनिश हुई। आज की वीडियो में मैंने आपको दैट का यूज़ बताया है, और एज का यूज़ बताया है, और बट का यूज़ बताया है, ठीक है, सेम का यूज़ बताया है। और अब हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर फिनिश हो रहा है। यूज़ पढ़ चुके हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का। आगे हम पढ़ लेंगे ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस सेट जो है ना उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। कोई सजेशन देना हो मुझे ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।